बड़ी भी सामना कर हेलो तो वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम करंट डिस्कस कर रहे थे, तो हम कंटिन्यू करेंगे करंट चैप्टर को क्लास 12 के लिए। पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कर रखा है। तो सबसे पहले तो हमने करंट के डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, जो कि था एवरेज करंट। ये था हमारा एवरेज करंट। और फिर इंस्टेंटेनियस करंट हमने डिफाइन किया था बाई, यही था जिसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते थे। और लेक्चर 1 में हमारा क्लियर हुआ है कि करंट एक एरिया के थ्रू डिफाइन होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया, ये पहले लेक्चर में था। फिर एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट वाज एम्पियर। और यहाँ से फिर हम डायरेक्टली चले गए थे टाइप्स ऑफ करंट में। टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट करंट। व्हाट वाज डायरेक्ट करंट? देन वेरिएबल करंट, देन अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जिसका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। वेरिएबल करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजिंग विथ टाइम। अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। तो ऐसे कुछ जाएगा। इसके बारे में हमें इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, वो आगे करेंगे। फिर हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव किया था। अभी तो डिराइव नहीं करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिचुएशन था क्या। हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई कर दूं, जो कि एक सेल करेगा, तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये सिचुएशन है जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, नॉन जीरो है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड को जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, और यहाँ पे टी रिलैक्सेशन टाइम था। करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला था। फिर यहीं से हमने एक रेजिस्टेंस का इक्वेशन निकाला था, रेजिस्टिविटी डिफाइन किया था, सब किया था। अभी हम थोड़ा ओम्स लॉ पे जाकर डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ से फिर रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड हाउ डज रेजिस्टेंस चेंज। उसके बाद रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। इवन दो उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सर्किट प्रॉब्लम्स में, जैसे कि क्लास 10 में तुमने देखा होगा, ऐसे कोई सर्किट दे देगा, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा। हो सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना पूछे, लेकिन करंट फ्लोइंग थ्रू दी एलिमेंट पूछ सकता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो आज ये सब करना है हमें। ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो आज हम क्लियर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ओम्स लॉ। ये भेदभाव हो गया। ओम्स लॉ किसी को भी पूछो क्या बताता है, यही बताता है ना। लेकिन जरा सोच के बताना है, अगर ये कंडक्टर है जिसमें मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो करेगा। ओम्स लॉ ये कहाँ से मिलता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I से मिलता है। इसी चीज को और क्या बोला जा सकता है? I इज प्रोपोर्शनल टू V।
तुम्हारा जो स्टेटमेंट तुमने बचपन में पढ़ रखा है उसमें था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये था। तुम्हें अभी सोच के बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ता है या करंट बढ़ाने पे पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले करंट फ्लो किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इफ आई इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस तभी करंट बढ़ेगा। तो द बेटर वे टू से ओम्स लॉ इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत लोग ये भी बोल देते हैं। डिफरेंस क्या है वो समझना है, बिकॉज यू नो द एंड प्रोडक्ट इज वी इक्वल टू आई आर, एंड रिजल्ट। तो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्या होगा? इधर अगर मैं हटाऊं तो वो आर होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज आर विच इज रेजिस्टेंस। इधर से भी इक्वेशन भी इक्वल टू आई आर ही तो बनेगा क्योंकि ओम्स लॉ है। तो इधर जो आएगा कांस्टेंट वो है जी। तो ये बन जाएगा आई बाई जी विच इज आई आर। यहां पे जी क्या है? कंडक्टेंस। और इधर आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो द बेटर वे ऑफ सेइंग ओम्स लॉ इज दिस, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ये कॉज है, ये इफेक्ट है। एज दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बहुत सारे जगह पे ऐसे लिख देते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम, द रिजल्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात होती है वो उसमें डिफरेंस आएगा। यहां कंडक्टेंस आएगा, यहां पर रेजिस्टेंस आएगा। स्टेटमेंट वही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था? इट वाज ओम। कंडक्टेंस का क्या होगा? इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट विल बी 1 by ओम, दैट इज ओम इनवर्स। उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इस पे बहुत एक मतलब रेगुलर बेसिस का एक सवाल है। बढ़े आगे बढ़े। हो गया? तो इस पे सवाल तुमने हो सकता है कि क्लास 10 में भी देख रखा हो। लेट से मैं बोल रहा हूं ओम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू I बोलो या I प्रोपोर्शनल टू V बोलो। अगर मैं V वर्सेस I ऐसे ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो आएगा ही, इसमें भी यही होगा। और अगर मैं I और V का ग्राफ बनाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ग्राफ सेम आएगा, लेकिन द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप क्या देगा यहां पे? स्लोप विल गिव यू V by I एंड V by I is R, रेजिस्टेंस। इस वाले ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? दैट इज I by V। I by V क्या होगा? I by V इज कंडक्टेंस और 1 by रेजिस्टेंस। तो डिफरेंस कहाँ है पता लग रहा है क्या तुम्हें? दोनों प्रोपोर्शनल है, दोनों का ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट द रिजल्ट दैट विल वी गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ्स विल बी डिफरेंट। इस वाले ग्राफ के स्लोप से रेजिस्टेंस मिलेगा, इस वाले ग्राफ के स्लोप से कंडक्टेंस। तो अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं, ये था तुम्हारा लेट्स से V वर्सेस I में था
ये क्लास 10 लेवल में क्वेश्चन होता है, कभी कभी 12th में भी आ जाता है, क्या पता तुम्हारा लक अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो तो। 3 मटेरियल्स हैं ए बी सी जिनका रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट किया है V वर्सेस I ग्राफ में। तुम्हें बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। यहां पे बता दूं, जिसका स्लोप, इस केस में जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, स्लोप ग्रेटर इंप्लाइज रेजिस्टेंस ग्रेटर। इस वाले ग्राफ में स्लोप ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो अभी मैंने V वर्सेस I ग्राफ बना रखा है, तो RA का जितना स्लोप है उससे ज़्यादा B का है, उससे ज़्यादा C का है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, सबसे कम RA का। अगर इस सिचुएशन में ये सवाल पूछा जाए I वर्सेस V सेम, RA RB RC, इस केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, RA का, मतलब द मटेरियल A हैज़ द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। ये सवाल पहले से देखा था कि नहीं देखा था, क्लास 10 में था ये। ये हो गया ना। ओम्स लॉ अभी सीखे तो लगे हाथ ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर पे बात कर ही लेते हैं। ओमिक कंडक्टर ये तो पता ही होगा क्या ही है, कंडक्टर दैट ओबेज ओम्स लॉ, मतलब किसी भी मटेरियल को लेके उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद उसमें करंट का चेंजेस नोट करेंगे और उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, उस मटेरियल को क्या बोला जाएगा, ओमिक कंडक्टर। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं किसी मटेरियल के लिए, सिचुएशन क्या करना है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, धीरे धीरे करके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, करंट उसमें क्या चेंजेस हो रहा है वो नोट करेंगे। अगर वो कुछ इस तरीके का हो गया तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल टू I हुआ था, इसीलिए उसको हम बोल रहे थे कि ओबेज ओम्स लॉ, इसीलिए वो ओमिक कंडक्टर था। यहाँ पे इज भी प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे भी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, तो ये कौन सा लॉ ओबे नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा मटेरियल बन गया फिर, नॉन ओमिक कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल में एक ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ये हम सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में पीएन जंक्शन जब करेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन एक नॉन ओमिक कंडक्टर है, अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन दिमाग में सेट करके रखो। पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड। अभी देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इतना हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। नंबर 1 सबसे पहले लेंथ ऑफ द मटेरियल।
लेंथ ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, वायर, कुछ भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है? डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है लेंथ L है। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर 2L लेंथ में एक सेम मेटल ले लूँ, मान लो ये कॉपर था, ये भी कॉपर का वायर है, तो जिसका लेंथ ज़्यादा उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसका वॉल्यूम अभी बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ आयोन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ आयोन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन ज़्यादा होगा, इसीलिए विथ लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसे वैरी करता है? इन्वर्सली। मान लो ये है, ये जो लेंथ वाला था, सेम लेंथ पे मैं अभी डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा। एरिया क्रॉस सेक्शन इसका 2A है, लेंथ L है, कॉपर ये है। एरिया बढ़ गया तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग बोथ R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R विल बी इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी रो लिखा है, दिस इज रेजिस्टिविटी, और इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको डिफाइन करेंगे अभी। प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और कंबाइन करते हैं तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है। अभी हम ट्राई करेंगे रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की। तो बड़े आगे नींद आ रहा है क्या? लोरी थोड़े ना गा रहा हूं, ये तो रेजिस्टेंस है। ओ, इसीलिए तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो रहा है क्या? यहां से इफ L इज इक्वल टू 1 यूनिट, A इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन R इक्वल टू रो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर हो गया तो क्या मैं अभी रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूं? थोड़ा ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज the resistance offered by the material of unit length and unit area of cross section। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? resistivity of a material is the resistance offered per unit length per unit area of the material, that is specific resistance। अगर मैं यहीं से रो को लिखूं तो RA/L होगा, तो इसका SI यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं? ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होगा। ओम ऐसे लिखते हैं, ऐसे मत लिख देना, तो मैं लिख के दिखाता हूं। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया था ओम, ये ओम नहीं है भाई, ये है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल
having unit length and unit area of cross section. फिर थर्ड पॉइंट पे मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब ये एरिया क्रॉस सेक्शन है एल, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, वही लेंथ एल, लेकिन ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम का है। इन दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है। सेम लेंथ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन बट द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस, एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, नंबर भी अलग अलग होगा, इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। अभी रेजिस्टेंस फील हो रहा है? रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ है, जल। सावन का महीना कोई मान रहा है क्या? सावन नो नॉन वेज, प्योर वेजिटेरियन, वाह, जान के बड़ा दुख हुआ। और कौन है यहाँ पे? लेट्स चेंज द टॉपिक। यस, फॉर टेम्परेचर, RT equal to R01 plus alpha delta T. Here R0 is resistance of material at 0 degree centigrade. RT resistance of material at T degree centigrade. Alpha temperature coefficient ऑफ रेजिस्टेंस, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, और डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर, और वो चेंज मतलब फाइनली रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे, जो कि मटेरियल डिपेंडेंट होता है। फॉर metals alpha is positive, for semiconductors alpha is negative. Semiconductors will be discussed in an independent chapter. Semiconductor एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी मेटल से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। व्हाट इज द कॉज, वो पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर में होगा। इसका चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं, जैसे कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर्स है, एक होल्स एक इलेक्ट्रॉन्स। वो अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं जाएंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे उसको। अगर ये अल्फा पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। यहाँ से if temperature increases resistance will decrease, क्योंकि ये वाला टर्म प्लस होगा ना, इसके साथ ऐड होगा, तो ऐड होगा तो बढ़ जाएगा, ये माइनस होगा तो ये उससे घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तुम्हारे मन में यहाँ से एक सवाल आना चाहिए, क्या कोई इस तरीके का मटेरियल है जो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है? मोस्टली अलॉयज होते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट इन आवर सर्किट के जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाए। द प्रॉब्लम विल बी एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं, तो करंट जितना बहेगा जितनी देर वो गर्म होगा। गर्म अगर होगा तो हो सकता है कि इतना गर्म हो जाएगा फूट भी सकता है, तो वी डोंट वांट दैट। तो हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं
जो कि हमारे यूज़ के हिसाब से ज़्यादा उसका टेम्परेचर ना बढ़ जाए, तो उसके लिए हम ऐसा मटेरियल एक एलॉय बनाते हैं उसको, जिसका टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अगर नहीं बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एंड द ड्रॉबैक और द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो V इक्वल टू आई आर, इसके स्टेटमेंट में ही बोल रखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वहीं पे ही तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि कांस्टेंट अगर टेम्परेचर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो क्या हुआ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये दिस विल नॉट बी फॉलोड बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहां पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर करा था, इसलिए रेजिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट था एट दिस V एंड I। अगर टेम्परेचर बढ़ गया रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। कैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज जो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका कुछ वेलोसिटी था जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रखा था। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगा बिकॉज दे विल गेन एनर्जी, तो गेन एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ा तो उसके कोलिजन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। फॉर मटेरियल्स, फॉर मेटल्स कंडक्टर्स ये अल्फा पॉजिटिव है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स में सीन अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस विल चेंज। कपड़ा किधर गया हमारा, हो गया। अभी थोड़ा देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितने बदलेगा किसी वायर का। चेंज इन रेजिस्टेंस, दो हिस्सों में इसको पढ़ेंगे। चेंज इन रेजिस्टेंस, ये कैसे हम चेंज ला रहे हैं वो जरा समझो। Stretched to change its length in times, खींच के उसको लंबा कर रहे हैं वायर को। ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऐसे ही लिखता हूं, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। मतलब मेरे पास जो है वायर उसको खींच के लंबा कर रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा वो देखना है। तो यहां पे लेट से ये मेरा वायर है, इसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A। इसी वायर को मैं खींच के मान लो दुगना कर रहा हूं इसको, तो क्या इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आएगा। ये 2L बन गया, तो क्या ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ये A रहेगा या A से कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज टू कीप द वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट। तो यहां पे R जो है, नहीं सुन, व्हाट इज इट आउट, length of the conductor R is the angle of distance of L, तो उधर बोलेगा कि L है फिर 12 हो जाएगा इन सेम एरिया। नहीं, दैट वाज वी टुक द सेम मटेरियल ऑफ सेम एरिया क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ्स। इधर द सिचुएशन इज एक ही वायर है, उसको खींच के मैंने लंबा किया है। वहां पे दो अलग अलग वायर थे ऑफ सेम मटेरियल, एक L लेंथ का था, दूसरा 2L लेंथ का है। यहां पे मैंने इसी को खींच के दुगना किया है, तो इसके एरिया में चेंज आ जाएगा डेफिनेटली। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज रो L बाई A हो जाएगा।
इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यहां से वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, और यहां से मान लो ए डैश है, मुझे नहीं पता कितना चेंज है, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए डैश इंटू 2L। इसको मैं इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, इसको 2 कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, डायरेक्टली कर सकता हूँ, समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर देंगे, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू 2L, एल से एल कट गया तो ए डैश कितना बचेगा। तो अगर मैं इसको खींच के लेंथ दुगना कर रहा हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बन जाएगा a/2। तो अभी रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस L/A है, इसके रेजिस्टेंस को मैं चलो R डैश बोलता हूँ, तो रो L कितना है, एरिया कितना है, तो ये बन गया 4 रो L/A बना। रो L/A के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया अभी 4R। तो मैंने इसको L को डबल किया था, रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया 4 टाइम्स। तो इन जनरल क्या मैं लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस विल बी n²R। अगर मैं इसको n टाइम्स खींचूं तो वो n² टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जा रहा है भेजे में या नहीं जा रहा है। ट्रिपल किया तो इफ आई स्ट्रेच इट टू मेक 3 टाइम्स इट्स लेंथ, 6 कैसे होगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाए। डन। इसको याद रखो, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आएगा। हो गया। अभी इसका दूसरा जो मोस्ट फेवरेट बोर्ड का क्वेश्चन है, स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस 1/n टाइम्स। यहां पे हमने लेंथ को चेंज किया था, तो एरिया को हमने उसके हिसाब से निकाला था। यहां पे हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेच करके रेडियस को चेंज कर रहे हैं। इसका एक दूसरा वे भी है, जानना चाहते हो? There's another way to do this. बोलो। यहां पे हमारे लेंथ का वेरिएशन है, द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गया था। थोड़ा दूसरा वे भी है इसको बताने का, देखो। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पे मैं एक L मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी L मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रो L² होगा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस चेंज इन लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है अभी। ये L को मैंने 2L किया था, इसलिए 4 बन गया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे L को मैंने चेंज किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे L मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम बन गया। डेंसिटी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L²। चेंज इन लेंथ को पावर 2 के मतलब स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसको करते हैं अभी। क्या तुम ये करके दिखा सकते हो? देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता है। डू दिस। जल्दी खत्म करो इसको, फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल करना है आज। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर होमवर्क दे दूंगा। R इज इक्वल टू रो L/A, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एरिया इंटू डेंसिटी। इसके जगह पे मैं D लिख रहा हूँ, तो यहाँ ला के सब्सटीट्यूट करूँगा। रो L
एल की जगह पे लगाना, एल की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूँगा, मास की जगह पे मैं एम लिख रहा हूँ और ये ए इंटू डी, तो ये रो एम बाई ए स्क्वायर डी, रो कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है, अज्यूमिंग द वायर हैज़ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ए को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर टू द पावर 4 बनेगा। यहाँ पे जो डी है वो डेंसिटी है मटेरियल का, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। यहाँ पे जैसे कि रेडियस चेंज हुआ मतलब एरिया में चेंज होगा, वी डोंट नो द चेंज इन लेंथ, तो हमने इसको कांस्टेंट पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अभी रेजिस्टेंस एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, वो भी स्क्वायर के साथ। तो मान लो मैंने रेजिस्टेंस को हाफ टाइम्स चेंज किया है, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस देन? आर बाई 2 का पावर 4, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा? 1 बाई n टाइम्स जो है, मैंने बोला कि स्ट्रेच क्या है, मैंने रेडियस को 1 बाई 2 टाइम्स चेंज करने के लिए इसके जगह पे r बाई 2 लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स चेंज होगा? r बाई 2 का पावर 4, बाई 2 है नीचे, ऊपर जाएगा 16 टाइम्स चेंज होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पावर 4 है ना, r के जगह पे r बाई 2 लगाना अभी, जैसे कि यहाँ पे था r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r था, इधर वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? r डैश इक्वल टू कितना? इधर चेंज करूंगा 1 बाई n टाइम्स, तो ऊपर आएगा ना, तो कितना लिख सकता हूं? n स्क्वायर पावर 4 है, स्क्वायर कहां से आ रहा है तेरा? तो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा? अगर इसको मैं n टाइम्स बोलता तो यहाँ पे डिवाइडेड में n4 होता। हो गया कि तुम्हारा बोर कर रहे हो तुम लोग मैनिफेस्टेशन। मोर अभ्यास नहीं भाई, ହେଇଯିବ चैप्टर 3 ସରୁ ସରୁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଠିଆ ହେବି ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବି ତ, କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁନି, ଚଳିବ ତ? ମୋତେ एक्चुअली पढ़ेला बेले छुआ को देखला भल लगे। हो एना मु कैमरा को देखबी, शोई पड़ी तो उठबी आउथरे, गरम लगलानी, फैन टा साउंड हो तो नेक्स्ट ना
अरे यार, अभी हम करेंगे कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि कैमरा में नहीं देख रहा हूं, तो देखना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन वाले बुरा मान जाएंगे। कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कनेक्शन। और दूसरा क्या होगा? पैरेलल। ये कई बच्चे होते हैं इसको पैरेलल बोल देते हैं। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल। पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल। यस, इंग्लिश पैरेलल, इतना भी नहीं आता भाई इंग्लिश। सीरीज कनेक्शन एंड टू एंड, 3 रजिस्टर का लेके हम करेंगे। ये इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। क्या तुम ओम्स लॉ लगा के बता सकते हो कि इसमें R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा क्या अलग अलग होगा? अब मैं देख रहा हूं अलग अलग कैसे अलग अलग होगा। देखो, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पहुंचने के बाद करंट के लिए जाने के लिए और कोई दूसरा या तीसरा रास्ता है? नहीं है। नहीं है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जितना करंट फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वही करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। तो फ्रॉम V इक्वल टू आई आर, आई फिक्स हो गया अभी। अलग अलग आर के लिए, सॉरी अलग अलग आर के लिए अलग अलग भी मिलेगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं V1 लिख रहा हूँ, इसके अक्रॉस V2 लिख रहा हूँ और इसके अक्रॉस V3। तो यहाँ से क्या मैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करो। V है, V1 के जगह पे कितना लिख सकता हूँ? IR1, और ये हो जाएगा IR2 और ये IR3। इस वाले I को लगे इधर डिवाइड कर दो, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और ये V बाई I को अभी मैं RS बोल रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये RS क्या है उसको थोड़ा अभी समझते हैं। यहाँ पे मैं अखाड़ा बनाता हूँ, तुम लोग आ जाओ इधर, रेसलिंग लो, रेफरी मैं हूँगा। रेजिस्टेंस विदाउट करंट, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखो, इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले अगर मैं सर्किट में एक इकलौता रेजिस्टेंस लगा दूं, इकलौता, वाह, इकलौता, RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इस सर्किट में R1, R2, R3 को रिप्लेस कर दूंगा किसी एक रेजिस्टर के साथ, एंड इस सर्किट में मुझे कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस RS को मैं R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूंगा। S मतलब रिप्रेजेंट सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए हर रेजिस्टेंस का सम लेना पड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेट्स से देयर इज 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2, 3, 4, 9 ओम। 9 ओम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला भी, क्या वो 4 ओम से भी ग्रेटर वैल्यू है? यहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था।
जो रिजल्ट मिल रहा है वो हाईएस्ट वैल्यू से भी बड़ा है। और नोट, फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर एस, ये मान लो तीनों सेम रेजिस्टेंस है R, तो ये R प्लस R प्लस R, R प्लस R प्लस R 3R। अगर n ऐसे हो गए तो क्या लिख सकता हूं? इसका काम खत्म, पैरेलल करते हैं। चलो, लगता है तुम्हारा अटेंशन स्पान जवाब देने लगा, इसीलिए बोलता हूं थोड़ा रील शॉर्ट्स कम कर दो। कहीं पे एक मैंने वीडियो देखा था जहां पे बोलता है कि डोंट बी कंटेंट कंज्यूमर, बी ए कंटेंट क्रिएटर। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा शॉर्ट्स पे टाइम कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल स्पेंड मोर टाइम क्रिएटिंग द कंटेंट। पता नहीं है कितना बात सच है, लेकिन how it can be by creating content, if you are serious into it, you know ke how can I improve my content. For that you have to spend time and improve your skills. Eventually there will be views. And the second thing is you are good or not किसी को पता है ही नहीं, पता कैसे चलेगा? What? Oh yes, definitely. वेले लोग बहुत है दुनिया में, देखा नहीं है वो जो आता है हर पॉडकास्ट के नीचे आता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन, पॉडकास्टर्स इन इंडिया 1.4 बिलियन। देखा कि नहीं देखा है? किसी भी पॉडकास्ट के कमेंट में चले जाना। वैसे ही पॉपुलेशन इंडिया में लेट्स से 1.2 बिलियन है, ब्लॉगर्स 1.4 बिलियन है, एवरीबडी इज ए ब्लॉगर। इसीलिए बहुत सारे विले लोग हैं तो व्यूज आ जाएंगे। पैरेलल कनेक्शन, चलो इसको खत्म करते हैं फिर भागते हैं। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल, ये क्या? पैरेलल। चलो रेजिस्टेंस ना सही, पैरेलल ही सही। यहां करंट पहुंच गया, इस पॉइंट पे अभी करंट के लिए कितने रास्ते खुले हुए हैं? कितने? तो यहां पे करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन ये तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, this is what parallel connection is. Potential across each of the resistors will be same, but current through each will be different. अगर R1, R2, R3 अलग अलग है तो यहां पे वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तीनों को हटा के एक रेजिस्टर चिपकाऊंगा जो कि सब काम कर लेगा। क्या तुम बता सकते हो इधर I की जगह पे अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दूं तो कोई दिक्कत? ये I था, यहाँ टूट गया, जैसे तुम लोग में से कोई टूट गया हो, मतलब अरे होता है ना, इस एज में होता है, ऐसे टूट जाते हैं बच्चे। नहीं समझे? अगर चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ तुम्हें इंग्लिश। चलो कुछ तो आता है। क्षण से जो टूटे कोई सपना। अरे सुनो, यहाँ करंट गया, 3 हिस्सों में बट गया, तो यहाँ से वापस वही करंट आने के लिए इन तीनों का सम I होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
तो वही लिख डालो फिर। I1 के जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर है। अभी I अलग है, V फिक्स्ड है, तो V फिक्स्ड है, R अलग अलग है, तो I अलग अलग होगा। तो I को क्या मैं V बाई आर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे I1 के जगह पे V बाई R1 V बाई R2 प्लस V बाई R3 लिखूंगा। इस V को कॉमन लेके इधर चेप दूंगा, तो ये R2 और ये R3। भाई रेजिस्टेंस देख के तुम इतने खुश हो रहे हो, अभी सर्किट प्रॉब्लम देता हूँ फिर पता चलेगा। तो ये बन जाएगा 1 बाई RP और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया काम। इसी तरीके से अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लूँ, इस सिनेरियो में वो क्या बनेगा बता सकते हो? R बाई N। एक न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। अगर फॉर 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन पैरेलल 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R, चल 2 आइडेंटिकल नहीं था, 2 रजिस्टर लेते हैं। आइडेंटिकल तो फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके हो ही जाएगा। मान लो 2 रजिस्टर्स है R1 और R2, आइडेंटिकल नहीं है, ये R1 प्लस ये R2, एलसीएम ले लो R1 R2, R1 प्लस R2, इसका इन्वर्स ले लूँगा, क्या हो जाएगा फिर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये है तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। 2 रजिस्टर्स हैं पैरेलल में हैं, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R। एकदम से क्या मिल गया, ये आइडेंटिकल था, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 ईच ऑफ रेजिस्टेंस R कितने हैं, 2, R बाई 2 हो गया। अगले क्लास में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले आएगा, फिर पावर आएगा, और क्या कर सकते हैं, पावर रेटिंग, जूल्स लॉ, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। बाय बाय, थैंक यू।